नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक यानी कि पेट या इसको जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो आज के हम टॉपिक में समझेंगे कि पेट या स्टमक किस तरह का दिखता है, इसके कार्य क्या होते हैं और हमारे पाचन तंत्र में ये भाग किस तरह से सहयोग करता है खाने को पचाने के लिए या फूड को डाइजेस्ट करने में किस तरह से ये हेल्प करता है। और हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं जो खाने का डाइजेशन करते हैं और डाइजेशन किस तरह से हमारे पेट में होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्टमक के अलग अलग भागों को क्या कहते हैं या ये कितने भागों में बटा होता है। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक स्टमक का स्ट्रक्चर, एक कुछ बैग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बैग जैसा जो ये स्ट्रक्चर है इसी को हम स्टमक या पेट या जठर ग्रंथि कहते हैं। अगर हम बात करें इसके शेप की या इसके आकार की, तो इसका आकार जो है अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अगर हम बात करें, देखिए इसको ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं। ये आपने जे देखा होगा, अंग्रेजी में जे हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में जे ऐसे लिखते हैं। तो जे आकार मतलब ये जो सीधा वाला हिस्सा ये हो गया और ये मुड़ा हुआ हिस्सा ये हो गया। तो इसलिए इसको अब पूरी तरह जे आकार का नहीं होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ये जे के आकार का होता है। ठीक है, अब हम ऊपर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे जो भी चीजें सामने आती जाएंगी उसको हम समझते चलेंगे कि वो उनके काम क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्टमक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। आप इसको नोटिस मत कीजिए, आप इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, समझिए। अब ये आपको एक पाइप जैसे दिख रही होगी। मैंने आपको कल के टॉपिक में पढ़ाया था फेरिंक्स और इसोफेगस के बारे में। ठीक है, तो जो इसोफेगस था मैंने बताया था कि फेरिंक्स के बाद का जो फूड पाइप होती है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। अब इसोफेगस जिस जगह पे खत्म होता है वहीं से एक बैग जैसा स्ट्रक्चर यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर या थैले जैसी आकृति शुरू होती है, उसी को बोलते हैं हम क्या, स्टमक या पेट या जठर ग्रंथि। ठीक है, अब जैसे ही फूड यानी कि आपको मैंने पढ़ाया था, जब मैं एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, आपको शायद ध्यान होगा, उसमें मैंने बताया था कि फूड जब मुंह में मैस्टिकेट होता है या जब चबाया जाता है तो चबाने के बाद उसमें लार ग्रंथियां में लार मिल जाती है जाकर के। ठीक है, जो टाइल मिल जाती है उसमें होता क्या है कि उसको पूरी तरह से एक लुगदी जैसा फॉर्म, मैंने बताया था कि लुगदी जैसा फॉर्म या पल्प जैसा फॉर्म, थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब बोलस जब नीचे आ रहा होता है इसी इसोफेगस में, इस रास्ते से बोलस जब यहाँ पे पहुंचता है, ये जो हिस्सा है स्टमक का, ये जो हिस्सा है यहाँ जब पहुंचता है तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस हिस्से को, कार्डियक बोलते हैं। आप समझते हैं कार्डियक के बारे में। देखिए कार्डियक जो होता है इसका स्टमक में बहुत खास कोई फंक्शन नहीं है। एक नॉर्मल सा फंक्शन ये है कि ये फूड को जो डाइजेस्ट होने के लिए अंदर जो हम खा रहे होते हैं वो जब अंदर आता है उसको एक पैसेज या एक रास्ता प्रदान करता है ताकि वो आराम से पेट में आके स्टोर हो जाए या फिर स्टमक में आके स्टोर हो जाए या जठर ग्रंथि में आके स्टोर हो जाए। देखिए मैंने 3 नाम बताया, आपको ध्यान होना चाहिए, तीनों नाम एक ही हैं, एक ही चीज के बारे में बता रहा हूँ। स्टमक चाहे कहें, चाहे जठर ग्रंथि कहें, चाहे पेट कहें। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, जे आकार का होता है। जठर ग्रंथि जहां से शुरू होती है, शुरुआती हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शुरुआती हिस्सा मान लीजिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक। आप समझिए, जो ये जठर ग्रंथि है या ये जो स्टमक है, इसोफेगस जिस जगह पे जुड़ा होता है या इसोफेगस स्टमक से जिस जगह पे आके जुड़ता है वहां पे एक वाल्व लगा होता है, वहां पे एक वाल्व लगा होता है। वो किस काम के लिए लगा होता है, ताकि ये खाना आराम से अंदर सो आ सके, लेकिन यहाँ पे दबाव पड़ने पे ये खाना वापस से इसोफेगस या हमारे मुंह में वापस से ना आए, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, देखिए समझिए, स्फिंक्टर मतलब होता है वाल्व। आप शरीर में आगे पढ़ते जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या जितने भी मैं ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, जहां पे 2 ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसोफेगस और स्टमक जुड़ रहा है, जहां पे भी 2 ऑर्गन्स आपस में जुड़ेंगे उस जगह एक वाल्व लगा होता है ताकि वहां पे मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, ताकि मूवमेंट वापस ना होने पाए। या जो यहाँ पे वेव, अभी मैं बताऊंगा वेव यहाँ पे क्रिएट होती है,
है ना, वो वापस से ना जाने पाए, इसके लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। हर उस जगह पे जहाँ पे दो चीजें, दो पार्ट आपस में जुड़ रहे होते हैं, वहां एक वॉल्व लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। आगे हर जगह आपको स्फिंक्टर मिलेगा, तो आपको पता चल गया होगा स्फिंक्टर इसको बोलते हैं, या स्फिंक्टर क्या होता है। ठीक, अब चूंकि ये कार्डियक रीजन में लगा हुआ है, इस हिस्से को कार्डियक बोलते हैं। स्टमक का या पेट का या जठर ग्रंथि का जो शुरुआती हिस्सा है, जहां से फूड एंट्री करता है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। अब इस कार्डियक के पास में स्फिंक्टर लगा हुआ है, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। आई होप आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान सा है, समझिए, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझते चलिए। देखिए, आगे वाला हिस्सा जहां पे इसोफेगस आके मिल रहा है और स्टमक शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं, या उसके कुछ दूर के हिस्से को बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक वाले हिस्से में जिस जगह पे इसोफेगस या फूड पाइप आकर के स्टमक से मिलती है या जुड़ती है, दोनों चीजें आपस में जहां पे जुड़ रहे होते हैं, वहां पे एक वॉल्व लगा होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बोलते हैं वॉल्व को, चूंकि ये कार्डियक रीजन में लगा है, कार्डियक भाग में लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि स्टमक यहां से शुरू होकर नीचे ना आके थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है। ऊपर क्या बढ़ा हुआ है, ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है। इस ऊपर बढ़े हुए रीजन को या इस ऊपर बढ़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहते हैं हम, फंडस कहते हैं। जो ये ऊपर निकला हुआ भाग है, अभी हम समझेंगे फंडस क्या करता है, फंडस में क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि इन सभी पार्ट को, इन सभी भाग को क्या कहते हैं। ठीक, अब इसको बोले कार्डियक, उसके बाद ऊपर जो हिस्सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं फंडस। ठीक, अब समझिए। हाँ, एक बात मैं भूल गया आपको बताना, ये जो स्टमक है हमारे शरीर के बाएं हिस्से की तरफ होता है। ठीक, लीवर के जस्ट बराबर, मैं आगे आपको लीवर जब ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा तो लीवर पढ़ाऊंगा। फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ जहाँ पे इसोफेगस खत्म होता है वहीं पे डायाफ्राम लगा होता है। डायाफ्राम, ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डायाफ्राम का क्या काम होता है, वो सप्रेस करता है लंग्स को और स्पैंड करता है ताकि हवा अंदर बाहर आ जा सके। ठीक, डायाफ्राम से जस्ट नीचे, डायाफ्राम यहाँ पे लगा होता है, लंग्स के जस्ट नीचे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम से जस्ट नीचे बाईं तरफ स्टमक होता है, मतलब ऐसे लगा होता है। अगर मैं अपने पेट को दिखा के बात करूं ऐसे, तो ये ऐसे लगा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से फिर हमारा इंटेस्टाइन शुरू होता है, यहाँ बगल में लीवर लगा होता है, यहाँ बगल में ऐसे पैंक्रियाज लगा होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे बाईं तरफ हमारे क्या होता है, स्टमक होता है। ठीक, ये समझ आ गया आपको। हमने दो चीजों के बारे में बात कर लिया, कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में बताइए। यहाँ जो वॉल्व होता है उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये पहला हिस्सा जहां से पे स्टमक शुरू होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक का बेसिक वर्क ये होता है, वो खाने को अंदर आने के लिए पैसेज या जगह प्रदान करता है। जिस जगह से खाना अंदर आता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर वाले हिस्से को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है फंडस। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, फंडस। अब देखिए, अब नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बॉडी लिखी मिलेगी। बॉडी, अब बॉडी मतलब शरीर नहीं है, बॉडी मतलब ये छोटे छोटे हिस्से दो हो गए। अगर हम इसको दो हिस्सों में बांट लें तो आप देखा होगा ये छोटे हिस्से दो हो गए, और यहाँ पे मैंने पाइलोरिक लिखा है, तो ये जो बीच का हिस्सा है, जो ये बीच का ऐसे कर्व हिस्सा है, जो ये कर्व हिस्सा है, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी यानी कि वो हिस्सा जो बॉडी, यहाँ शरीर से मतलब नहीं है, बॉडी का मतलब ये है वो हिस्सा जो स्टमक में सबसे ज्यादा जगह लेता है, या अभी मैं बताऊंगा कि खाना, अच्छा अभी चलिए अभी बता देते हैं, या इसी जगह पे देर तक खाना स्टोर रहता है, और इसी बॉडी वाले रीजन में या बॉडी वाले भाग में खाना ऐसे उलट पुलट यानी घूम रहा होता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। मैंने बताया था जब आपका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपने समझा होगा कि मैंने बताया था माउथ में हमारे क्या बनता है, बोलस बनता है, और वो बोलस नीचे आता है जब स्टमक में एंट्री करता है। यहाँ पे कुछ केमिकल उसमें मिल जाते हैं, और वो केमिकल मिलने के बाद फूड का थोड़ा सा डाइजेशन होता है, हल्का फुल्का डाइजेशन जब हो रहा होता है, या फिर केमिकल जब मिल गए होते हैं, तो उस बोलस को इस हिस्से में क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जो काइम होता है वो बेसिकली इसी बॉडी वाले हिस्से में रहता है।
ठीक है। कायम कहाँ रहता है? बॉडी वाले हिस्से में, ठीक है। कायम जो होता है वो पेट में, अभी बता देता हूं कि पेट में 2 से 4 घंटे तक रहता है। वैसे मोस्टली वो 2 से 2.5 घंटे ही रहता है, उसके बाद फिर वो आगे खिसक जाता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। बॉडी वाले हिस्से में जो खाना होता है और उसमें जो केमिकल्स मिल जाते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से केमिकल्स हैं। केमिकल्स मिल जाते हैं या जो एंजाइम्स मिल जाते हैं, तो जो डाइजेशन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ होता है? इस बॉडी वाले हिस्से में, इसलिए मैंने बॉडी लिखा है। आपको बुक्स में भी, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे बॉडी मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये जो हिस्सा वो बड़ा है। बॉडी मतलब शरीर, मतलब इस पूरे स्टमक का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, इसलिए इसको बॉडी बोला गया, ठीक। अन्यथा नहीं कुछ लीजिएगा कि बॉडी क्यों लिखती है भाई यहाँ पे, बॉडी मतलब तो कोई सही होती है। अब पता आपने अंग्रेजी ज्ञान लगा दिया उसमें, अब कहना बॉडी मतलब तो शरीर होती है, हम तो मानेंगे नहीं। स्टमक में कहाँ शरीर होती है? तो भैया स्टमक, बॉडी का मतलब सिर्फ शरीर ही नहीं होती है, वो बड़ा भाग, किसी भी चीज का बड़ा भाग होता है उसको बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बॉडी कहा है। एनसीईआरटी भी बॉडी कहती है, इसलिए मैं लिखा है। आपको पता है मैं एनसीईआरटी बेस बढ़ा रहा हूँ, मैं उससे आगे कुछ नहीं बढ़ाऊंगा भैया आपको ना उससे। देखिए भाई, अगर उसमें मैं कोई चीज छोड़ दूंगा तो कल को आप जब पढ़ेंगे आप कहेंगे उसमें सर तो बॉडी लिखा हुआ, सर ने तो बॉडी बताया नहीं बॉडी क्या होता है। तो ये जो स्टमक का सबसे बड़ा हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉडी। यहाँ पे जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। ऊपर से बोलस आता है, यहाँ पे केमिकल्स मिल जाते हैं, वो हो जाता है काइम, ठीक। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे का हिस्सा, ये देखिए, ये जो हिस्सा है वो काफी चौड़ा है। ये कैसा है? ये काफी चौड़ा है, ठीक। अच्छा, अगर कर्व की बात करें तो कर्व जो होता है इसका जो पोस्ट, देखिए एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो जो इसका पोस्टीरियर भाग है उसका कर्व ज्यादा होता है भाई। ये जैसे आपने देखा होगा ट्यूब, आपने ट्यूब देखा ना बाइक का है, कार का ट्यूब, जो उसका अंदर वाला जो सर्कल होता है वो छोटा होता है और जो बाहर वाला होता है वो बड़ा होता है। बस उसी को काट के रख लीजिए, मान लीजिए उसको। अभी जो बाहरवा वाला है भैया वो क्या है? वो बड़ा होगा। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्रॉड होगा। कैसा होगा? वो ब्रॉड यानी कि बड़ा होगा। और जो ये इंटीरियर पार्ट है वो छोटा होगा। बस सिंपल सी बात। एक ट्यूब है वो ऐसे घुमा हुआ है भैया, या एक गुब्बारा है वो ऐसे घुमा हुआ, जे शेप में घुमा हुआ है। तो ये अंदर का पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा लंबा, मतलब यहाँ से अगर आप चलेंगे तो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, अगर यहाँ से चलेंगे तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो बॉडी वाला हिस्सा है ये इन सब के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। अच्छा, एक और बात, स्टमक या पेट ऐसा होता है एक तरह की रबर की थैली, जैसे मान लीजिए जैसे रबर के गुब्बारे होते हैं वैसे ही इसको चमड़े की थैली बेसिकली मान लीजिए, ठीक। मस्कुलर बैग है ये, सिंपल, आप जान ही रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये मस्कुलर बैग है। अब मस्कुलर बैग है जिसमें जब खाना आएगा अंदर, ठीक है, जब इसमें खाना नहीं, पहले हम समझते हैं कि जब इसमें खाना नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो ये पिचका हुआ रहेगा। ऐसा नहीं इसका शेप बिगड़ जाएगा, नहीं, शेप यही मेंटेन रहेगा, क्योंकि कई सारी लेयर होती हैं, 4 लेयर्स होती है ना। आपको मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में कई सारी लेयर्स होती हैं। आप वाली वीडियो जरूर देखने, अगर नहीं देखें तो, अगर देखें बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे मस्कुलरिस लेयर होती है, जो मसल लेयर होती है, उस वजह से ये पिचकने नहीं पाता है ना। नहीं तो पिचक जाए तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाए, फिर तो खाना ही अंदर नहीं जा पाएगा। तो क्या होता है, ये पिचकता नहीं, लेकिन इसकी साइज बहुत ज्यादा फैली नहीं, छोटा साइज में रहता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हमारा थोड़ा पेट फूल आता है। जब ज्यादा खा लेते हैं तब कहता है अरे भैया बहुत एकदम टाइट हो गया, बिल्कुल एयर टाइट हो गया, अब ऊपर न खा पाएंगे, गले तक खा लिए। तो जो कहते हैं ना गले तक खा लिए, तो गले तक खाने का मतलब खनवा आपका कहाँ तक? यहाँ तक पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंच गया है? यहाँ तक खा लिया है आपने, अपना स्टमक जो है एकदम से भर लिया। अभी जान लीजिए खाना इसमें डाइजेस्ट हुए बगैर जो भी इसमें रिएक्शन होती हैं, बोलस से काइम बनने का जो प्रोसेस है, उसके बगैर खाना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 2 से 3 घंटा तो खाना इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे, मतलब तुरंत नहीं खाली, धीरे धीरे उसको खाली होने में और रिएक्ट करके खाली होने में या काइम बन के खाली होने में 2 से 3 घंटा बेसिकली लग जाता है।
तो जो कहते हैं ना कि हम गले तक खा लिए, अब एकदम हिम्मत नहीं है, कहते अरे सर जी रसमलाई खा लिए, कहते ना ना एकदम भैया एकदम बहुत ज़्यादा खा लिए, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब खा लेंगे तो सारा निकल जाएगा, पेट हमारा फट जाएगा। तो पेटवा फटता नहीं है, ये क्या होता है, ये फूल जाता है। दिखाएंगे, कहेंगे देखिए, ये देखिए हमारा जो पेट है वो एकदम फूल गया है। जब कोई टेस्टी खाना घर में बन जाता है, लोग क्या करते हैं, एकदम ज़्यादा खा ले, एकदम टाइट, बिल्कुल बैठ नहीं पाते, तो वो जो स्थिति होती है ना, वो क्या होता है, ये हिस्सा एक्सपैंड कर जाता है। ये जो स्टमक का हिस्सा है, जब खाली होता है पेट, तो क्या, तो थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है, शेप ही जे आकार का ही शेप रहता है, ठीक। लेकिन जैसे ही खनवा इसके अंदर आता जाता है, ये फूलता जाता है। अभी मत कहिएगा फट जाएगा, फटेगा नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है ना, वो एकदम जकड़े रहता है। आपका खनवा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ से निकलने ओवरफ्लो करने लगेगा, यहाँ से आपको एक डकार आएगा, फट से सारा खाना बाहर हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन ये फटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं, टेंशन फ्री होकर खाइए, आप थोड़ा ध्यान रखिए, ऊपर आएगा ना तो ये जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है ना, ये फेल हो जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। अब इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये फैल सकता है। भाई इतना देर मैंने जो बकवास की, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये फूल सकता है, इसका मतलब ये फैल सकता है, तो ये इसकी एक्सपेंडेबल कंडीशन होती है, इसकी एक्सपेंडेबल कैपेसिटी होती है, यानी कि ये एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ सकता है, ठीक। आपने एक चीज समझ ली यहां से कि जो हमारा स्टमक होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का आकार, जे आकार का होता है, अंग्रेजी के जे आकार का होता है, वो जरूरत पड़ने पे बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब खाना इसके अंदर जाता है तो इसकी साइज बढ़ जाती है, जब खाना इसके अंदर से मतलब निकल गया, आपने ऊपर से कुछ नहीं खाया तो इसकी साइज सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, खाना खत्म तो ये सिकुड़ गया, फिर जब भरोगे तो फिर फैल जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, बॉडी समझ गए। बॉडी सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे खाना देर तक रुका रहता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है, पाइलोरिक लिखा हुआ, क्या लिखा है, पढ़ पा रहे होंगे आप, हाँ पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखे हैं भाई, हम छोटा छोटा नहीं लिखे हैं। इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ही जोन मुड़ा वाला, हाई देखिए जे लिख रहे हैं ना, जे समझिएगा, ई जो हिस्सा था, देखिए आप समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए, जे में समझ लीजिए, ई जो हिस्सा था इसको बॉडी बोले, हाई ऊपरा वाले कार्डियक और फंडस बोल दिए, हाई जो मुड़लका वाला हिस्सा बा ना बाबू, ये वाला मुड़लका वाला हिस्सा, ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है, जो घूमा है थोड़ा सा, ये छोटा सा हिस्सा, इसी को बोलते हैं क्या हम, पाइलोरिक। पाइलोरिक कोई बहुत, जैसे कार्डियक है बहुत बड़ा फंक्शन प्ले नहीं करता, वैसे पाइलोरिक रीजन भी कोई बहुत बड़ा फंक्शन प्ले नहीं करता है। लेकिन समझिए, ये हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, और ये आगे चल के किससे मिलता है, ड्यूडेनम से मिलता है। आप पूछेंगे ड्यूडेनम का है, कल के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बताएंगे ड्यूडेनम क्या होता है। अच्छा आज भी थोड़ा सा बता दें, इंट्रो तो देंगे ही, है ना। अब देखिए यहां निचवा लगा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कौन सा क्या लगा होता है, स्मॉल, आपने पढ़ा होगा, लंबा सा 20 फीट का स्ट्रक्चर होता है, और इसे गुमड़िया कहीं अंदर में भरा होता है, वो क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े होंगे आप, ठीक है। वो क्या भरा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा, ये जो है हाई वाला, ही जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, और ये आ करके जिस जगह पे इस स्टमक से मिलता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। हाई ऊपरा वाला जो इसोफेगस जहां मिला था उसको क्या बोलते थे, कार्डियक। वहां जो एक ही वाल्व लगा था, मैंने कहा था जहां जहां दो चीजें जुड़ेंगी वहां वहां वाल्व लगेगा। भाई दुई ठौरी पाइप है, बिना वाल्व लगाए जोड़ लोगे का, नहीं जोड़ोगे ना। तो वैसे ही है, दुई ठौरी पाइप है या दुई ठौरी सामान है या दुई ठौरी इंजन है, दोनों जोड़ना है आपस में, तो क्या लगाओगे, वाल्व लगाओगे, है ना। नट बोल्ट लगा के टाइट कर दोगे तो नट बोल्ट है, समझ लो इसको, समझ गए बात को। अब यहाँ पे ये जो वाल्व लगा इसको बोले कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि ये कार्डियक रीजन में लगा है। ऐसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आकर के स्टमक से जुड़ेगी ना भाई, स्टमक ही अगवा तक नहीं है, यहीं तक है, ये वाला बताएंगे भी कहाँ है, ठीक है, यहीं तक है। इस जगह पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रही है, क्या जुड़ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रही है। तो जिस जगह पे जुड़ रही है उसको क्या बोलेंगे, कौन सा रीजन है वो हमने समझा कि पाइलोरिक रीजन है। तो पाइलोरिक रीजन में जुड़ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे पाइलोरिक
स्फिंक्टर। काहे से कि यहाँ एक वाल्व लगा होगा। वाल्व का करेगा ये खनवा को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रोकने के लिए यहाँ कौन वाल्व होना चाहिए ना भाई। अरे भाई टंकी है, टंकी में पानी भर दो, ठीक छेद कर दो, सारा पानी बाहर। रोकना है, आराम आराम से भेजना है नीचे, तो क्या करेंगे वहां से टोटी लगा देंगे, कीटों का कटआउट लगा देंगे। तो ही समझिए कटआउट है, क्या है कटआउट है जो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। जब ये लगता है भैया हाँ यहाँ प्रोसेस पूरा हो गया, अब एक खोलो, तो जैसे ही प्रोसेस यहाँ पूरा हुआ, काइम वाला प्रोसेस पूरा हो गया, तो एक खोल दिया जाता है। अब स्टमक के थ्रू खोलता, कोई जाके थोड़ी ना खोलता अंदर से, तो एक खोल देते हैं। अब जब जैसे खोलते हैं सारा खनवा भरभरा के नीचे जाने लगता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो वेट कर रहा होता है, लाओ हमको जल्दी दो भैया। तो ये क्या करता है, ये नीचे आराम से जाता है, बिल्कुल बिंदास। देखिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसलिए पढ़ा था कि आपको समझ में आ सके, है ना। समझिए अब यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्व है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, और ये कहाँ लगा है, पाइलोरिक रीजन में लगा है, इसलिए इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टमक का एंड हो जाता है। अब पाइलोरिक रीजन की अगर हम बात करें तो पाइलोरिक रीजन का कोई बेसिक बहुत बड़ा काम नहीं है, बेसिक सा वर्क है। बेसिक सा वर्क ये है कि ये खाने को या जो काइम है उसको जाने के लिए एक जगह, एक पैसेज, या उसको मूवमेंट कराने के लिए एक पैसेज प्रदान करता है, ताकि आराम से काइम धीरे धीरे खिसक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया पाइलोरिक का काम। आप समझिए ये जो हिस्सा है यहाँ पे स्टमक खत्म हो गया, इसके बाद का ये जो हिस्सा दिख रहा है मुड़ा हुआ ना, यहाँ से अगर हम देखें मुड़ा हुआ है, तो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है भैया। अब इसको चूंकि इस तरह तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो इसी को उल्टा मान लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अंग्रेजी में इस तरह कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं यू। का वी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू। कहां से कि वी ऐसे होता है, ठीक ना, समझ रहे हैं बात को। अब v जो है इसे होता है, तो u इस तरह गोल होता है, यो देखिए गोल है, क्या है, गोल, तो उल्टा u। अब इसी को उल्टा बना लीजिए या इतना मिटा दीजिए मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे, इसको भी u बोलेंगे। तो यहां से हम समझे कि ये जो आकृतियां है ये u आकृति की होती है। ये कैसी होती है, यू जैसे मुड़ा हुआ था, एक पाइप होता है, जो यू तरह की आकृति की जो पाइप होती है उसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। ध्यान रखिएगा भैया, उसी क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। कल इंटेस्टाइन के टॉपिक में जरूर पढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन आज भी जानिए, कल मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आज मैं बता रहा हूँ। ये जो पेपिया है यू आकृति में मुड़ी हुई, उल्टा यू की आकृति में मुड़ी हुई है, इसको बोलेंगे ड्यूडेनम। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्यूडेनम की आकृति कैसी होती है या ड्यूडेनम कैसा दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे यू आकार का दिखाई देता है। वहां ये नहीं लिखा होगा कि उल्टा सीधा, वहां लिखा होगा यू आकृति, तो आप समझ जाइएगा यू आकृति का होता है, ठीक ना। तो यू आकृति की जो स्ट्रक्चर है, जो यू आकृति है, जो पाइप बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्यूडेनम। ऐसा नहीं कोई अलग चीज है, ये है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ अंदर भरी हुई है 20 फीट की, आपको बताएंगे 20 फीट की होती है, तो 20 फीट की जो अंदर में भरी है वो जा करके जुड़ती है स्टमक से। तो जो हिस्सा जुड़ता है वैसे यू जैसे मुड़ा होता है, तो इस हिस्सा को हम अलग कर लेते हैं, उसको कहते हैं ड्यूडेनम। कहाँ से यू जैसा है इसलिए इसका नाम रख दिए ड्यूडेनम। ठीक, अब यहाँ ड्यूडेनम जहाँ पे जुड़ता है स्टमक से उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर में बता चुका हूँ क्यों स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक आपको बता चुका हूँ। पाइलोरिक का काम क्या होता है, क्या डाइजेस्टेड फूड को, जो मतलब थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको क्या करता है, ये एक पैसेज देता है ताकि वो आराम से जा सके। आप समझिए इसके अंदर एक तरह का मूवमेंट, एक तरह की वेव क्रिएट होती रहती है। जो इसकी मसल्स होती हैं वो एक तरह का मूवमेंट क्रिएट कराती है, वेव क्रिएट करता है, ताकि ये जो यहाँ पे खनवा होता है, जो बोलस आता है वो यहाँ से, आप समझिए इसमें कुछ केमिकल भी सीक्रेट होते रहते हैं, कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते रहते हैं जो इसमें पाचन का काम करते हैं। तो पाचन कैसे करेंगे भाई, पूरे मिलाना पड़ेगा ना भाई पहले तो क्या करेंगे, तो इस खनवा को ऐसे उलट पलट करता, घुमाता, रोटेट कराता रहता है। जो रोटेट कराता तो सारा जो केमिकलवा होता है ना ये मिल जाता है, खाने में क्या करता है, मिल जाता है अच्छे से। तो जब मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं काइम। ठीक, अब समझिए, अब बताते हैं आपको हम। देखिए अब ये जो केमिकल की बात किए हम, या
जो एंजाइम की बात किए हम, वो सिक्रीट कहाँ से होता है? वो जो सिक्रीट होता है फंडस पार्ट से सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है? फंडस पार्ट से सिक्रीट होता है। अच्छा, बाकी जगह से क्यों नहीं होता? देखिए, बाकी जगह खनवा जो है ना आके भर जाता है। अब आप देखे होंगे कि जब कोई चीज़ भरते हैं तो अगर ढेर सारे छेद बने हों, तो जब मान लीजिए कोई चीज़ भर दीजिए, ज़बरदस्ती ठूस दीजिए, क्योंकि खाना जानते ही हम टेस्टी वाला खाते हैं, एकदम भर के खाते हैं, बिल्कुल दबा के, बिल्कुल, है ना। बेल्ट वेल्ट खोल लेते हैं खाना खाते वक्त, समझ रहे, हमारी शरीर में मत जाइएगा, है ना। हम थोड़ा कम खाते हैं, थोड़ा कंजूसी करते हैं। भाई आपको पढ़ाना भी तो है, खाएंगे तो नींद आएगी, सो जाएंगे, पढ़ा तो पाएंगे नहीं, इसलिए हम थोड़ा कम खाते हैं। कंट्रोल में शरीर थोड़ी कमजोर है ना। बना लेंगे, थोड़ा फुर्सत देंगे, आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो बना लेंगे। थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए भैया, ठीक ना। सही, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हम भी थोड़ा खुश होंगे। आदमी जानते खुशी से फूल जाता है, मोटा जाता है, समझिए। इसके यहाँ ऐसा नहीं है, जब इसके अंदर खाना आता तभी मोटाता है ना। ये रोज मोटा पतला होता रहता है। जब खाना आया तो मोटा, जब खाना निकल गया तो पतला, सिकुड़ गया बेचारा, मुँह तो बना लेता है, ठीक है। अब समझिए, ये जो हिस्सा है यहाँ सब फूड भरा होता है, इस वजह से यहाँ से सिक्रीशन पॉसिबल है नहीं है। क्यों? सारे छेद क्या हो, सारे पोर्स बंद हो जाते हैं, छेद बंद हो जाते हैं, इसलिए ये जो हिस्सा ऊपर निकला। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला ये बराबर तो हो सकता था, है ना, ऊपर काहे निकाल दिए? तो ऊपर होने की वजह से भैया ये जो हिस्सा है भाई, खाना यहाँ तक भर गया, क्योंकि ग्रेविटी खींचती ना, आपने साइंस पढ़ा हो, ग्रेविटी क्या करती, खींचती है। तो इधर तरफ खींचेगी तो खनवा नीचवा पड़ा रहेगा, ठीक। अब ये जो हिस्सा वो खाली रहेगा, तो यहीं से सारा, जैसे फवारा होता है ना, फवारा, वो जो सावर होता है, सावर क्या करता है, पानी ऊपर से छिड़कता है, तो वैसे यहीं से छिड़क रहा होता है क्या, यहाँ से केमिकल सिक्रीट होता है, और जो है एंजाइम सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, यहाँ पे मूवमेंट चल रहा होता है और यहाँ से केमिकल सिक्रीट होता है। समझिए, बॉडी वाले हिस्से में मूवमेंट होता है, जो खनवा को उलट पलट करता है, घुमाता है, और ऊपर जो फंडस पार्ट है वहीं से केमिकल सिक्रीट होता है। सावर जैसे बारिश होती है और इसी केमिकल से ये सारा एकदम से भीग या लबालब हो जाता है। मतलब लबालब का मतलब ये नहीं एकदम यहाँ तक भर जाता, नहीं, मतलब अच्छे से भीग जाता है, ठीक ना, समझ गए, भीग जाता है। तो इसी यही बोलते हैं काइम, और बदवा में डाइजेस्ट होकर के निकल जाता है। आप समझते हैं कि फंडस में कौन कौन से केमिकल और कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक। यहाँ आइए, यहाँ मैंने साइड में दिखाने की कोशिश की है, समझिएगा। खाना जब हम खाते हैं, जो भी हम बेसिक जो खाना जो भी खाते हैं नॉर्मल, उसमें क्या होता है, एक होता है ट्राइग्लिसराइड और एक होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। चाहे हम दाल खाएं, चाहे दूध पिए, है ना, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन। और बाकी जो सब्जियां वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑयल होता है, ग्लिसराइड होता है। ग्लिसराइड क्या, एक तरह से ऑयल होता है, लिपिड होता है। वो क्या होता है, ये यहाँ पे एंट्री करता है, कहाँ, यहाँ पे खाना में एंट्री। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो सब हार्ड होती हैं, है ना। शुगर का फॉर्म बहुत सारा होता है, लेकिन वो क्या, हार्ड होता है। तो हार्ड चीज को नहीं पचा पाता, कहीं से नहीं पचा पाता है, कहीं से एक तरह का थैला है, बैग है, यहाँ खनवा इकट्ठे भर दिए हैं। अब जब भर दिए भैया, तो पहले से आप ठूसा ठूस से भरे हो एकदम से, अब जब भरे हो तो कहाँ से बेचारा कितना पचा पाएगा ये। तो ये सारा काम नीचे वाले जो इंटेस्टाइन है वो कहती लाओ हमें दो, कौन बात, हम धीरे धीरे खिसकाएंगे। तो पाइप जैसी होती, लंबी सी, तो खाना थोड़ा थोड़ा होता है, तो वहीं केमिकल के रिएक्शन शुरू एकदम से, तो धीरे धीरे खाना आगे बढ़ रहा होता है। जैसे कन्वेयर बेल्ट देखे ना, फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, और बिस्किट वाली फैक्ट्री में कभी गए हों, कोनो लिम्का वाली फैक्ट्री में गए हों, अब नहीं गए हों जाके देख आइएगा, तो वहाँ ठीक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई, तो चलती रहती। अरे भाई वहाँ देखें एंसिलेटर, देखे ना, एंसिलेटर क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलेटर जो भी बोलते हैं, जो मॉल में लगा रहता भाई, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, फर्र से चले जाते हैं ऊपर, समझ रहे हैं, मतलब स्पीड, फर्र से मतलब स्पीड में नहीं जाते हैं, आराम आराम जाते हैं, तो जा रहा था ना ऊपर। तो वैसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें वो पतला सा होता है। अब उसमें खनवा ठेला आता है, चल चल आगे चल, चल आगे चल, ऐसे करके तो वो आगे धीरे धीरे खिसकता है, और ऊपर से सारे एंजाइम की बारिश हो रही होती है। आगे बताएंगे हम, ठीक ना, और एंजाइम की बारिश हो रही हो तो सब भीगते जाते हैं, डाइजेस्ट गलते जाते हैं, गलते जाते गलते जाते, और अंत तक कहाँ से 20 फीट चलना भैया, लड़की मन के नहीं, 20 फीट चलना है ना। सारा एकदम जितना उनके अंदर आकार रहती है ना, जितना मजबूती रहती है, जो मजबूत आइटम लेके आए रहते हो, खाने में खाए रहते हो ना, जो हार्ड ऑयल, जो एसिड वगैरह होते हैं, फैट वगैरह होते हैं, या लिपिड होती है, शुगर होता है, बहुत हार्ड शुगर खा लेते हो ना आप लोग, अल्कोहल को पी लेते हो,
हालांकि बहुत गंदी बात है, पीना नहीं चाहिए अल्कोहल, ठीक है। तो इसे जो पी लेते हैं ना तो वो सब जितनी अकड़ रहती सब निकल जाती है। कितना 20 स्पीड चलना भैया, 20 स्पीड में वो मैं एकदम मारता है एकदम खत्म। अब यहाँ का ही तो बेचारा छोटका सा है, अब यही बैग जैसा भरा है तो तुम हटो आओ आओ, तो ये ज़्यादा कुछ डाइजेस्ट नहीं, जो छोटके छोटके वाले होते हैं ना उन सबको डाइजेस्ट कर देता, समझिए। तो यहाँ पे दो चीज़ों का डाइजेशन होता है, वो क्या, ट्राइग्लिसराइड का और दूसरे प्रोटीन का, ठीक। अब इन दोनों चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें सीक्रेट होती हैं, देखिए। ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ट्राइग्लिसराइड करता क्या है, जो खाने में उपस्थित होता है उस पे यहाँ यानी कि फंडस पार्ट से लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, लाइपेज एंजाइम। इसको लिंगुअल लाइपेज भी कहते हैं, इसको मगर अब मैं लिखूं तो लिंगुअल भी लिखते हैं, ठीक है ना, लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। इसको लिंगुअल लाइपेज भी कहते हैं और कहीं कहीं आपको लाइपेज, सिंपल लाइपेज ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो एंजाइम सीक्रेट होता है फंडस पार्ट में, यहाँ पे सारे एंजाइम, चाहे वो ये HCl हो, चाहे वो पेप्सिन हो, मैं बताता हूँ आगे, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे HCl हो, चाहे वो लाइपेज हो, सारे एंजाइम कहाँ सीक्रेट होते हैं, यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ खाली जगह होती है, इसीलिए यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं जहाँ से वो सीक्रेट हो पाता है। भाई सावर ऊपर न लगाएंगे तो ऊपर लगा देते हैं सावर, बारिश हो रही होती है एंजाइम और सारी चीज़ों की, अब समझिए। तो लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है, वो खाली एक चीज को तोड़ पाता है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती। किसको तोड़ पाता है, ट्राइग्लिसराइड को। तोड़ता किसमें, ये मतलब ये जो खाने में है ग्लिसराइड का, एक तरह से शुगर का ये हार्ड फॉर्म है, क्या है ये ट्राइग्लिसराइड। अब जब आपको मैं केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा, ट्राइग्लिसराइड हार्ड फॉर्म होता है, उसको क्या करता है, तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, मोनोग्लिसराइड में और डाइग्लिसराइड में। ये दोनों सॉफ्ट फॉर्म होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड हार्ड फॉर्म होता है, उस पे लाइपेज, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइग्लिसराइड पे कौन सा एंजाइम मतलब कौन से एंजाइम की रिएक्शन से ग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बनता है, या ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बनने में कौन सा एंजाइम उपयुक्त होता है, या कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, या कौन सा एंजाइम स्टमक में से सीक्रेट होता है जो ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में तोड़ देता है। दो सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये मजबूत वाला है, इससे कमजोर कमजोर दो हिस्सों में तोड़ देता है, 2-3 हिस्सों में तोड़ के मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बना देता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। कहां से सीक्रेट होता है, फंडस से सीक्रेट होता है, समझिएगा। कहां सीक्रेट होता है, फंडस से सीक्रेट होता है, ठीक है, आप समझिए। उसके बाद आता है, हमने भाई दाल खाई है, दूध पिया है, बहुत सारी प्रोटीन ली है ना, तो देखिए प्रोटीन बहुत तरह की होती है, बहुत कुछ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। जो सॉफ्ट वाली प्रोटीन यहाँ होती है ना, देखिए पहले बात करते हैं हार्ड वाली जो प्रोटीन है, हार्ड वाली जो प्रोटीन है वो कहाँ पचेगी, वो जाएगी इंटेस्टाइन में पचेगी। कहती ना यहाँ तो हमसे हमारे ऊपर जिससे लग रहा है कुछ नहीं, असर ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, वो कहता असर नहीं कर रहा, मजा नहीं आया। तो जो ये जो आगे इंटेस्टाइन लगा है ना, कहे बेटा चिंता न करो, आओ हमारे पास मत आओ, हमारे पास है तगड़ा तगड़ा। हम बताएंगे कि लीवर सीक्रेट करता है ऐसा ऐसा तगड़ा तगड़ा एंजाइम पैंक्रियाज के थ्रू, है ना, पैंक्रियाज मारता है, एकदम धोए डरता है। क्या है, कोनो चीज आई जा भी ना, पत्थर उत्थर खाए लो आप, है ना, पत्थर उत्थर खाने की नहीं जरूरत है। हम ही कह रहे हैं जो तगड़ी से तगड़ी चीज खा लो, मुर्गा मटन और बड़का उड़का जो कुछ भी खा लो, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं लाओ कुछ दे दो हमको, सब गला खत्म कर देंगे। लेकिन स्टमक बेचारा क्या करे, बैग है, वैसे इसका शरीर भारी भरकम होता, ज़्यादा एक्टिव तो हो नहीं पाता है, तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, ठीक ना। अब समझिए, जो लाइट प्रोटीन होती है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन, यहाँ मैंने लिखा हुआ मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक ना, समझिए। मिल्क प्रोटीन क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, उस पर दूध, आप समझिए इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है, समझिएगा, उस पर दुई ठोरी चीजें सेक्रेट होती हैं, तब जाकर तो उसको तोड़ पाती हैं, क्या करवाती हैं, उसका ब्रेक डाउन करवा पाती हैं। क्या ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, दो हिस्सों में, या कठिन हिस्से से सरल हिस्सों में तोड़ना, यानी जो मजबूत पार्ट है या फिर हम स्ट्रॉन्ग चीज से दो कमजोर कमजोर चीजों में तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन, मतलब टुकड़े कर देना। अरे कि पत्थर हथौड़ी मार के तोड़ चूर चूर हो जाता है यार, तो ही ब्रेक डाउन है, ठीक ना। अब इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाने के लिए या फिर तोड़ने के लिए
द्विठौरी चीज सीक्रेट होता है। एक होता है HCl, क्या बोलते हैं इसको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां में लिख दूं, चलिए अच्छा मैं ब्लैक पेंसिल में ब्लैक से लिखता हूं, रुकिए देखिए यहां पे क्या लिखता हूं मैं लिख देता हूं क्लोरिक एसिड। आप कहोगे गुरुजी तो बड़ा खतरनाक आदमी है भैया, एसिड उससे सिक्रेट करवा रहे हैं। हाँ, स्टमक में एसिड भी सिक्रेट होती है। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, दोनों मिला के आपको पढ़ाएंगे कंपोजिशन, ठीक ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा यार कि कैसे कैसे दोनों चीजें बनती हैं। अब यही कुछ समझ लोगे का, ठीक ना। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है प्रोटीन के ऊपर, कहां से, फंडस वाले पार्ट से। और यहीं पे पेप्सिन भी सिक्रीट होता है, किस पे, प्रोटीन के ऊपर। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी प्रोटीन के ऊपर सिक्रीट होता है। कौन सी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन या सॉफ्ट प्रोटीन के ऊपर सिक्रीट होता है, तब जाके ही टूट पाता है, तभी क्या कहता है, प्रोटीन टूट जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो पेप्सिन होता है, अब ये समझिएगा कि पेप्सिन जो होता है ये बेसिकली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको मिल्क प्रोटीन बोल देंगे। मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। साथ में कौन हेल्प करता है, HCl। समझिएगा, जो सॉफ्ट फॉर्म में जो शुगर का फॉर्म होता है उसको भी थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं लोग, हालांकि बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में। आप ध्यान रखिएगा, सारा जो डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन वो किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब यहां हमने दो चीज समझी कि यहां से लाइपेज, मैंने बताया लाइपेज, HCl और पेप्सिन, ये तीन चीजें सिक्रेट होती हैं फंडस पार्ट से और ये डाइजेस्ट करती हैं। लाइपेज डाइजेस्ट करता है ट्राइग्लिसराइड को, किस किस फॉर्म में करता है, मोनोग्लिसराइड में और डाइग्लिसराइड में। और जो HCl है और पेप्सिन है, ये दोनों मिलके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाते हैं, प्रोटीन को कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में ला देते हैं। और ये कौन सी प्रोटीन है, सॉफ्ट प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है ना। उसमें कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, पेप्सिन। तो हमने देखा कि फंडस पार्ट में तीन चीजें सिक्रेट होते हैं, लाइपेज, पेप्सिन और HCl। और ये आकर के सावर की तरह या फवारे की तरह बरसात होती है इनके ऊपर भैया, छिड़का उड़का जाता है तो ये जो है मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है किन चीजों का, ट्राइग्लिसराइड का, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में, और सॉफ्ट प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवा देते हैं, ठीक। तो इतना हिस्सा ये चीज होकर के यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है भैया। यही रहा सारा स्टमक का प्रोसेस। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मतलब टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी हम क्या बताएंगे, इसकी जो लेयर होती है वो कौन कौन सी होती है, बात करते हैं। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, चलिए यहां देखते हैं। देखिए ये है बेसिकली स्टमक की जो लेयर्स होती हैं, मतलब जो ये परतें होती हैं। आपको मैंने बता चुका है, आपको जो मैंने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था कि कितनी सारी लेयर्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं जो स्टमक में पाई जाती हैं, जिनसे मिलकर के स्टमक की जो दीवारें होती हैं, यानी कि जो हमारी जठर ग्रंथि है उसकी जो दीवारें हैं वो इन 4 लेयर्स की बनी होती हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है वो उसको बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं इसको, सिरोसा बोलते हैं। वो एक्चुअली मेसोथेलियम एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, जो हार्ड होते हैं, वो एक तरह की मसल टिश्यू होती है, मसल टिश्यू होते हैं। मैं जब आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगा, जब सेल्स पढ़ाऊंगा तो हाँ मैं बताऊंगा टिश्यूज के बारे में। तो एक तरह की ये मेसोथेलियम एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, इसको बोलते हैं मेसोथेलियम। और इस लेयर को इस पूरे परत को क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं सिरोसा। ये मसल सेल की इसलिए बनी होती है या एपिथेलियम सेल की इसलिए बनी होती है ताकि बाहर से हम जो अंदर का हिस्सा है उसको मजबूती प्रदान कर सके, ताकि वो चिपके नहीं। मैंने बताया था ना आपको कि चिपक जाएगा तो खाना अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये एक तरह की मजबूती प्रदान करती है ताकि ये परत जो है वो चिपके नहीं आपस में, 2 लेयर, मतलब ये स्टमक जो है पिचक के छोटा ना हो जाए या अंदर की परत को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पे ये मजबूत मस्कुलर लेयर या फिर मसल लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेसोथेलियम एपिथेलियल लेयर होती है, जिसको पूरी लेयर को क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आएगी मस्कुलरिस प्रोपिया। क्या आएगी, मस्कुलरिस प्रोपिया। ये एक तरह की लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको बताया कि मैं आपको टिश्यू जब पढ़ाऊंगा या जो मसल लेयर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा मैं कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं
या जो राउंड जैसी होती हैं, राउंड या सर्कुलर क्या होती हैं, ठीक है, राउंडेड जो मसल्स होते हैं उनको सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। सर्कुलर मसल क्या होती हैं, या मेसोथीलियम क्या होता है, एपिथीलियम क्या होता है, ये सारी मसल्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए कि इनको बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की बनी होती हैं। कौन सी, मस्कुलरिस प्रोपिया। जो ये सेकेंड लेयर होती है, फर्स्ट लेयर मतलब आउटर सबसे बाहर की जो लेयर है कौन सी है, सेरोसा है। उसके बाद सेकेंड लेयर यानी कि अंदर की सेकेंड लेयर है सेरोसा के बाद वाली, उसको बोलते हैं मस्कुलरिस प्रोपिया। वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई होती है, वो भी थोड़ा स्ट्रांग होती है, मगर सबसे स्ट्रांग जो लेयर होती है वो होती है सेरोसा, ठीक है। उसके बाद की जो लेयर है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा, इसलिए क्योंकि अंदर की जो लेयर उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा से जस्ट बाहर की है। अगर हम म्यूकोसा को फर्स्ट लेयर मान लें या फिर प्राइमरी लेयर मान लें तो सेकेंडरी को हमेशा सब बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी को क्या बोला जाता है, सब, इसलिए इसको सब म्यूकोसा बोलते हैं, क्योंकि अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक। अब समझिए, सब म्यूकोसा जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की होती है। आपको मैं समझाऊंगा लूज कनेक्टिव टिश्यू की क्यों होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू आप समझ लीजिए कि ये एक तरह के ऐसे टिश्यूज है जिसकी सेल्स बहुत पास नहीं होती हैं, बहुत डेंस नहीं होती, थोड़ा स्पेस होता है, इसे लूज मतलब कमजोर। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू है तो ये सेल एक सेल हो गई, तो अगर जो डेंस जो मसल सेल होती है वो कैसे लगी होती है, वो ऐसे लगी हुई होती हैं, समझिए ऐसे लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। वो ऐसे एकदम डेंस होती हैं, एकदम स्पेस जरा भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है तो ये एक सेल हो जाती है और ये एक सेल हो जाती है और ये एक टिश्यू है, तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, हाँ, इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको जब टिश्यूज पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो जो सब म्यूकोसा होती है वो होती है किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरा थोड़ा मार्कर का कुछ इंक होती है ना वो खत्म हो गई, तो मैं लिख दिया हूं, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। सब म्यूकोसा जो लेयर होती है, जो अंदर की तरफ से सेकंड नंबर की लेयर होती है या बाहर की तरफ से तीसरे नंबर की लेयर होती है, उसको वो किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, ठीक। और मस्कुलरिस प्रोपिया जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई होती है। जो सबसे बाहरी जो लेयर है उसको बोलते हैं सेरोसा मेसोथीलियम एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यूज की बनी होती है। ये सारी टिश्यूज के बारे में मैं टिश्यूज में पढ़ाऊंगा, जब मैं टिश्यूज पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी बात करेंगे, देखिए सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की इसलिए बनी होती है क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इन सारी लेयर्स में से। क्यों, बाहर की लेयर बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है, अंदर की लेयर थोड़ी कम मजबूती, ताकि ये दोनों मिल करके एक अच्छी बाहर की मजबूत कवरिंग बना सके। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की इसलिए होती है ताकि इसमें वेन्स, लिम्फ और हमारी जो ब्लड वेसल्स है, मतलब कि जो वेन्स, ठीक है, या ब्लड वेसल्स या लिम्फ और साथ ही साथ जो नर्व सेल्स हैं वो सारी इसी में आके जुड़ी हुई होती। किस में जुड़ी होती हैं, इसी सब म्यूकोसा वाली लेयर में। चाहे वो यहां में लिख दूं लिम्फ हो, चाहे वेन्स हो, चाहे नर्व टिश्यूज हो, ठीक है, नर्व, ये तीनों आकर के किस में मिलती हैं, सब म्यूकोसा में मिलती हैं, ठीक है। कहां मिलती हैं, सब म्यूकोसा में। और साथ ही जितनी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स, ये भी सब म्यूकोसा में ही होती हैं। मैंने जो बताया नहीं आपको कि स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, पेप्सिन सीक्रेट होता है, लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है, वो सभी जिस ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, किस परत में पाई जाती हैं स्टमक की, वो स्टमक की सब म्यूकोसा वाली लेयर में पाई जाती हैं। यहाँ से कुछ होल्स बने होते हैं, कुछ पोर्स बने होते हैं, जिनको हम जो आ करके यहाँ रगी, ये जो मैं उभरा सा जैसे नहीं दांती जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं रगी। क्या बोलते हैं इसको, रगी बोलते हैं। ये पोर्स आकर के यहाँ रगी में खुलते हैं और यहीं से ये सारे केमिकल सीक्रेट होके बाहर निकल पाते हैं, ठीक।
अच्छा, म्यूकोसा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में कि म्यूकस जो होता है वो एक तरह का चिकना मटेरियल, जैसे वैसलीन का काम हो, जैसे हम लोग करते हैं बाहर की मतलब हाथ वगैरह लगाए तो चिकना हो जाता है, वैसे ही इसमें से म्यूकस सिक्रीट होता है जो क्या करता है, जो चिकना होता है और फूड को मूवमेंट प्रदान करने में हेल्प करता है, ताकि चिपके नहीं फूड वहां अंदर की सरफेस पे आगे खिसकता रहे। तो यहां से म्यूकस सिक्रीट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद की लेयर है, इसको इसलिए बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें लिम्फ, वेन्स, नर्व टिश्यूज यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स होती हैं यहाँ पे आगे कनेक्ट होती हैं, साथ ही साथ जितनी ग्लैंड्स होती हैं वो भी हमारी इसी सब म्यूकोसा वाली लेयर में लगी हुई होती है, जहाँ से HCl, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम वगैरह सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया सारी लेयर्स के बारे में। और ये उभरा सा दांती जैसा स्ट्रक्चर है, हालांकि ये ऐसा नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो, मतलब बहुत पतला सा होता है, धागे जैसा मुलायम सा होता है। ये जो रगी होता है, रगी बेसिकली काम करता है खाने को मूव कराने के लिए, ठीक है ना, उसको डायरेक्शन मिल पाए, अच्छे से मूव कर पाए, उसके लिए होता है, ताकि इस पे से सरकता हुआ चला जाए। तो अगर चिकनी लेयर होगी तो क्या होगा, खाना जल्दी से निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस देता है, ताकि आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा साइंस फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो फ्रिक्शन होता है वो एक्चुअली खुरदुरी सी सरफेस होती है, जिस वजह से थोड़ा चिपक के चीज़ें चलती हैं, रुक के चलती हैं। तो वो यही जो रगी होता है वो एक तरह का उभार होता है जो खिसकने में हेल्प करता है, ताकि चीज़ें धीरे धीरे से खिसकें। अगर ये चिकना हो जाए, अगर ये म्यूकोसा की जो लेयर है वो ऐसे बिल्कुल चिकनी हो जाए, तो खाना तुरंत स्लिप करके अंदर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जो यहाँ पे स्टमक में जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट को स्लो करने का काम क्या करता है, रगी। और जो रगी के यहाँ जो गड्ढे हैं, यहीं पे ये सारे पोर्स खुले हुए होते हैं, जहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह सिक्रीट करती हैं अपने, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, HCl हो गया, ये सारी चीज़ें इन्हीं गड्ढों से, यहाँ गड्ढों में पोर्स बने होते हैं जो सब म्यूकोसा से मिलते हैं, ये जा करके बाहर सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कि किस तरह से ये लेयर काम करती है। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है कि स्टमक का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर कोई चीज़ ज़रा भी बची हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कोई चीज़ अगर मुझे छूट गई है, या किसी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है मुझसे अगर छूट गया है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि इस स्टमक की टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एंजाइम से रिलेटेड हों, चाहे उसके शेप से रिलेटेड हों, चाहे उसके पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसकी लेयर से रिलेटेड हो, मैंने आपको लेयर भी सारी बता दी। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो स्फिंक्टर से रिलेटेड हो, मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई रहेगा तो प्लीज़ आप उससे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी, अगला जो लेक्चर आएगा वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है कि मैं 2 लेक्चर मुझे लग जाए, क्योंकि वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है ना, उसके पूरे सेगमेंट को कवर करना हो सकता है ना ज़्यादा। अगर लेंदी हुआ तो मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स में उसे कंप्लीट करूँ। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, उसका मैं ग्लैंड्स वगैरह भी पढ़ाने वाला हूँ। तो आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक सारे मिलते रहेंगे, है ना। उसके बाद मैं प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करूँगा, या देखूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट करके, पहले तो मैं ब्रीदिंग वगैरह, एक्सक्रीशन वगैरह मैं ख़त्म करूँगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, या जैसा आप आदेश करेंगे वैसा फिर चलेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।